आज मेरा माउस मुझे पिकल्ड वेजिटेबल्स खाते हुए देख लिया और तुरंत बहुत गुस्सा हो गया। सीधा अपने होल से गोल्ड बार निकाल लिया। उसने मुझे बोला कि अपनी लाइफ इम्प्रूव करो। मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मेरे हाथ में जो गोल्ड बार था उसका वेट कम से कम 2 किलो था। सबसे अजीब बात यह है कि माउस को डर था कि मेरा वीक बॉडी इस अचानक मिले हुए वेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने मुझे लॉन्ग लॉस्ट 8th लेवल बॉक्सिंग आर्ट भी दे दिया। मेरा नाम लिन फैंग है। एक ऐसा ऑर्फन जो इतना गरीब है कि उसके पास सिर्फ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही बचा है। हर महीने मुझे अपने पेरेंट्स के मेडिकल ट्रीटमेंट के डेट्स भी चुकाने पड़ते हैं। फैमिली का एक ही मेंबर है, वो माउस जो टाइम पे बाहर आता है और फूड खाता है। कल रात मिडनाइट पे मैंने गुस्से में माउस से कहा, मुझे डर है कि फ्यूचर में मेरे पास तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तुम कहीं और जाके अपनी रोजी कमा लो। आखिर में मुझे एक डल थड की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत लाइट ऑन किया और बेड के पास एक पतला सा माउस देखा। वो मुझे घूर रहा था। उसके सामने गोल्डन और शाइनी चीज़ थी, मेरे पाम के साइज़ के आसपास। मैंने डिसबिलीफ में अपनी आंखें रब की। खुद को कुछ बार थप्पड़ मारने के बाद भी मैंने देखा कि वो सीन अभी भी मेरे सामने है। तब मुझे समझ आया कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, बस शॉक में हूँ। मार्केट प्राइस के हिसाब से लगभग 1000 युआन पर ग्राम, 2 किलो मतलब 2000 ग्राम, जो 2 मिलियन के बराबर होता है। इन 2 मिलियन के साथ मैं रिच हो गया। ना सिर्फ मैं 3,80,000 का डेट चुका सकता हूँ, बल्कि मेरे पास 1,62,000 सेविंग्स भी बचेंगे। ये वो चीज़ है जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। मैं एक्साइटमेंट में जंप करने लगा और तुरंत अपना लास्ट बचा हुआ स्टीम्ड बन निकाल लिया। मैंने उसे केयरफुली छोटे पीसेस में तोड़कर रिस्पेक्ट के साथ माउस के सामने रख दिया। अब वो मेरा बाप है, मुझे उसकी अच्छे से सेवा करनी पड़ेगी। और माउस ने पेट भर के एक बेल्च ली और अपने पॉ से अपने ब्रोकन नेस्ट की तरफ इशारा किया। मैं तुरंत समझ गया और बोला, ब्रदर रैट, कल मैं तुम्हारे लिए नया नेस्ट बनाऊंगा। माउस ने सर हिलाया और ग्राउल करता हुआ वापस चला गया। थोड़ा काम होने के बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि गोल्ड बार को कैश में कैसे कन्वर्ट करें। बैंक्स और ज्वेलरी स्टोर्स प्रूफ ऑफ परचेज मांगते हैं, लेकिन पॉन शॉप्स नहीं मांगते। ये मेरे रैड ब्रदर के अननोन ओरिजिन गिफ्ट के लिए परफेक्ट था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने गोल्ड बार लिया और सीधा पॉन शॉप चला गया। मैं अंदर गया और स्टाफ से बोला कि मुझे एक रूम में ले चलो बात करने के लिए। ऑफिस में पहुंचने के बाद स्विन मिन ने शुरू में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया जब मैंने गोल्ड बार निकाला, लेकिन जैसे ही उसने ग्लव्स पहन के उसको वी किया, उसका फेस बदल गया। ये एक एंशिएंट गोल्ड बार है। अगर ये नॉर्मल गोल्ड बार बैंक का या खुद बनाया हुआ होता तो इसकी वैल्यू सिर्फ मार्केट के बाइंग सेलिंग प्राइस के बराबर होती। लेकिन एंटीक गोल्ड बार अलग होता है। ये सिर्फ गोल्ड नहीं है, बल्कि एक एंटीक भी है। इसकी वैल्यू सिर्फ गोल्ड के प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसका आर्टिस्टिक और कलेक्शन वैल्यू भी होता है। ऐसा गोल्ड बार आम लोगों की इमेजिनेशन से भी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। सो मिन ने बार बार उसके नीचे के एनग्रेव्ड मार्किंग्स चेक की। फिर उसने साइड से मुझे देखा, नोटिस किया कि मैं चेयर पे थोड़ा नर्वस बैठा हूँ। उसने शायद सोचा कि ये कोई स्पेशल ओरिजिन आइटम है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पॉन शॉप में ओरिजिन नहीं पूछा जाता। उसने प्राइस इंडिकेट किया और फिर जिंग बार को धीरे से साइड रख दिया। सर, इस जिंग बार की वैल्यू मेरे अथॉरिटी के बाहर है। मुझे अपने लीडर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी करो। कुछ देर बाद 2 लोग अंदर आए। आगे एक ग्रे हेड ओल्ड मैन था टैंक सूट में, और उसके पीछे एक टॉल यंग वुमन थी ब्लैक प्रोफेशनल स्कर्ट सूट में, टैबलेट और नए ग्लव्स के साथ। स्विमिन से मुझे पता चला ओल्ड मैन का नाम ग युआन है, वो यूबाओ स्वान का वेटरन है, और यंग वुमन का नाम स्विन है, मैनेजर। स्विन ने ग्लव्स पहने और गोल्ड बार को केयरफुली एग्जामिन करना स्टार्ट किया। ग युआन मेरे सामने चेयर पर बैठ गया, चाय उठाई और धीरे से बोला, ये जेंटलमैन काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका सरनेम क्या है? मेरा सरनेम लिन है, लिन फैंग। मिस्टर लिन, इस गोल्ड का ओरिजिन क्या है? अगर आप बताना ना चाहे तो कोई बात नहीं। ये इनहेरिटेंस है, मेरे ग्रैंडफादर ने छोड़ा था। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन रिसेंटली पेरेंट्स की गुजरने के बाद उनका सामान सॉर्ट करते वक्त मिला। मैंने झूठ बोला। ऑब्वियसली मैं सच नहीं बता सकता था। एल्डर गो, मैंने चेक कर लिया है, ये जेन्युइन है। मुझे नहीं पता ये कितने में बेचना चाहते हैं। मिस्टर लिन, आप प्राइस बताओ, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं ले लूँगा। एल्डर गो, आप क्या कहते हैं? 3 मिलियन कैसा रहेगा? करंट गोल्ड प्राइस के हिसाब से 2 kg गोल्ड बार की वैल्यू 2 मिलियन है। एंटीक प्रीमियम ऐड करके ये प्राइस काफ़ी फेयर है। ये प्राइस सुनते ही मेरी आंखें फट गईं। ये गोल्ड बार बेस प्राइस से 1 मिलियन ज़्यादा में बिक रहा था, मतलब हिडन बोनस भी था। मैंने थोड़ा हेजिटेट करने का एक्टिंग किया। एक्चुअली मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था बेचने का, लेकिन थोड़ा हिडन रखना ज़रूरी था। मैं नहीं चाहता था लोग समझे कि मुझे कुछ नहीं पता। मिस्टर लिन, ये मार्केट का हाईएस्ट रिकवरी प्राइस है। वो ओरिजिनली 22,50,000 में लेने और 3 मिलियन में बेचने का प्लान कर रहे थे, लेकिन ग युआन ने डायरेक्टली 3 मिलियन बोल दिया, जो ऑलमोस्ट हाईएस्ट मार्केट प्राइस था। प्रॉफिट बहुत कम रह गया। उसको भी समझ नहीं आया कि ग युआन ने इतना हाई प्राइस क्यों दिया।
ठीक है, डील। जैसे ही 3 मिलियन मिले मैंने अपनी खुशी कंट्रोल की। सोयाओं ने मुझे अपना कार्ड दिया और चली गई। बाद में मुझे पता चला युवान को लगा कि मेरे पास और ट्रेजर्स भी हो सकते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा था। पॉन शॉप से निकलते ही मैंने एक्साइटमेंट में खुद को थप्पड़ मारा। दर्द हुआ लेकिन मज़ा आया। अचानक रिच होने की खुशी और दर्द दोनों मुझे फील हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था 3 मिलियन का क्या करूं। मैं अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक लेके आधा घंटा घूमता रहा जब तक काम नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने 3,80,000 का डेट चुका दिया। जैसे ही डेट खत्म हुआ मैंने हवा में चिल्लाया, डैड, मॉम, अब हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। बचा हुआ पैसा प्रॉपर्ली प्लान करना था, लेकिन सबसे पहला काम था एक घर खरीदना। अपनी जगह होना ज़रूरी था, तभी मैं इस सिटी में सच में सेटल हो पाऊंगा। मैंने हाउस प्राइसेस चेक किए और कोर्ट्स गार्डन नाम का मिड टू हाई रेंज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स चूज़ किया। मैं सीधा उसके सेल्स ऑफिस गया। वहाँ एक सेल्स वुमन थी, यूनिफॉर्म, स्कर्ट, सूट और लाइट मेकअप में। वो मेरे पास आई और कुछ देर तक मुझे देखती रही। लिन फैंग? मैं भी शॉक हो गया। मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। थोड़ा फेमिलियर लग रही थी लेकिन याद नहीं आ रहा था। मैं तुम्हारी स्कूल मेट हूँ, सुयाओ। हम डेस्क मेट्स भी थे। अच्छा, तुम हो? तुम बहुत चेंज हो गई हो। मैं पहचान नहीं पाया। तुम ज़्यादा चेंज नहीं हुए। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घर खरीदने आया हूँ, मैंने सीधा बोला और डिस्काउंट के बारे में भी पूछा। सोयाओ शॉक हो गई। उसकी नज़र मेरे फेडेड कपड़ों पे गई। सच में मैं ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं घर अफोर्ड कर सकता हूँ। कंफर्म करने के बाद उसने 5% डिस्काउंट के बदले 10% डाउन पेमेंट का ऑफर दिया। मैनेजर से बात करके उसने मुझे 7% डिस्काउंट दिलवाया। टोटल प्राइस 1,23,000 कम हो गया। पेमेंट के बाद मेरे कार्ड में 15,97,000 बचे रेनोवेशन और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पे बैठा। है, ये बाइक अभी भी काम की है, 2 साल और चला लूँगा। डिनर पे सुयाओ बार बार मेरी सक्सेस का रीज़न पूछ रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। ऑब्वियसली मैं सच नहीं बता सकता था, तो मैंने बोला मैंने 2 मिलियन लॉटरी जीता। ये सुनते ही उसका एटीट्यूड ठंडा हो गया। पूरे डिनर में वो चुप रही। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बिल 1,000 प्लस था। थोड़ा दर्द हुआ लेकिन उसने हेल्प की थी तो वर्थ था। फिर मैं उसे अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पे उसके घर छोड़ने गया। उसे उतरते ही मैं वापस मुड़ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कोई मुझे देख रहा था। जब मैं जा रहा था मेरी रेंटेड बिल्डिंग से कोई मुझे देख रहा था। रास्ते में मुझे अपना बॉस माउस याद आया। मैं खुद तो अच्छा खा के आया, लेकिन उस बेनिफैक्टर को कैसे भूल सकता हूँ? अगर वो नहीं होता तो मैं घर खरीदने का सोच भी नहीं सकता। मैं ग्रोसरी स्टोर गया और उसके लिए रोज डक, चिकन थाइज और पिग हेड ले आया। घर आके मैंने लाइट ऑन की और बोला, बॉस माउस, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना लाया हूँ। माउस स्मेल करके तुरंत बाहर आ गया। मैंने हाफ रोज डक कबर्ड में रखा और पानी भी दिया। मैं उसके पास बैठा और बोला, ये कल के लिए है। तभी मेरा फ़ोन बार बार रिंग हुआ। किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। तुम लिन फैंग हो? मेरा नाम हियानमन है। मैं सुयाओ की क्लोज फ्रेंड हूँ। आज मैंने तुम्हें उसके साथ देखा। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ये मेरी फ़ोटो है। फ़ोटो में वो वाइट ड्रेस और हील्स में थी। बहुत प्योर और ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी लॉन्ग लेग्स देख के मैं थोड़ा स्टन रह गया। मैं नॉर्मली लड़कियों से बात नहीं करता था। थोड़ा सोच के मैंने सिर्फ रिप्लाई किया, हेलो हियानमन। उसके बाद भी वो बहुत एंथुजियास्टिक थी। उसने फिर मैसेज भेजा, कल फ्री हो? चलो घूमने चलते हैं। मुझे टाइम नहीं है, मुझे काम पे जाना है। कुछ देर बाद फिर मैसेज आया, तो काम के बाद? अगर टाइम मिला तो मैं वेट करूंगी। मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट करता हूँ। चलो फॉर्मली एक दूसरे को जान लेते हैं। डिनर पे इनवाइट, एक्सलेंट। मैंने बिना सोचे समझे तुरंत रिप्लाई कर दिया। ऑफकोर्स थोड़ा फ्लर्ट वाला टोन था। बहुत लेट हो गया है, मैं पहले सोने जा रही हूँ ब्रदर लिन, गुड नाइट। कितनी कंजूस है। मैंने इतनी एंथुजियाज्म से बोला कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, और उसने मुझे डिनर पे इनवाइट करने का एक बार भी मेंशन नहीं किया। वेट। अगली सुबह बहुत जल्दी मैंने पुराना बाजी बॉक्सिंग बुक शेल्फ से निकाला और टेबल पे रख के ध्यान से स्टडी करना शुरू किया। मैंने लाइफ में कभी इसको प्रैक्टिस नहीं किया। मुझे ये भी नहीं पता बाजी बॉक्सिंग क्या होता है। मैं सिर्फ बुक के डायग्राम्स फॉलो कर सकता हूँ और हर मूवमेंट सीख सकता हूँ। फिर एक्सप्लेनेशन के हर वर्ड और फ्रेज को एनालाइज करता हूँ। मैं धीरे सीखता हूँ, लेकिन हर मूवमेंट को बिल्कुल स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा भी केयरलेस होने की हिम्मत नहीं करता। मैं लगभग 2 घंटे सीरियसली प्रैक्टिस करता रहा। मेरा पूरा बॉडी पसीने से भीग गया, चिपचिपा और अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैंने कोल्ड शावर लिया, क्लीन कपड़े पहने और कुरियर कंपनी काम पे चला गया। लंच ब्रेक के टाइम में स्पेशली चाइनीज़ मेडिसिन स्टोर गया और एंशिएंट बुक के रेसिपी के हिसाब से मेडिसिनल हर्ब्स का एक बड़ा पैकेट खरीदा। मैंने एक क्रॉकपॉट भी खरीदा। काम से घर आते ही मैंने तुरंत मेडिसिनल हर्ब्स पॉट में डाल के बॉयल करना शुरू किया। थोड़ी देर में एक डार्क मेडिसिनल लिक्विड बन गया जिसका स्मेल बहुत कड़वा और तेज था। मैंने नाक पकड़ के उसका आधा पी लिया, बाकी बाथ टब में डाल दिया, कपड़े उतार के उसमें पूरा डूब गया। वो मेडिसिनल लिक्विड गर्म था,
आधा घंटा सोक करने के बाद मेरी पूरी थकान गायब हो गई। मेरा पूरा बॉडी कंफर्टेबल फील कर रहा था। खुद को क्लीन करके मैं जल्दी से कुरियर कंपनी वापस काम पे चला गया। रात को काम खत्म होते ही मुझे हियान मैन का मैसेज आया जो मुझे पिक करने के लिए बोल रही थी। मैं अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक लेके उसके रेंटेड घर के पास गया और उसे देखा। वो बहुत प्रिटी लग रही थी, फ्लावर ड्रेस और लाइट मेकअप में। उसने मेरे हेलमेट को देखा और फिर मेरी स्क्रैचेस भरी इलेक्ट्रिक बाइक को। उसका फेस ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा सा डिस्गस्ट फ्लैश हुआ। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, लॉटरी जीत के भी बेटर कार अपग्रेड नहीं की, कितना कंजूस आदमी है। ब्रदरलिन, तुम अभी काम से आए? हाँ, और तुम? मैं तो काफ़ी पहले काम खत्म कर चुकी हूँ। मेरा ऑफिस जॉब ज़्यादा रिलैक्स्ड है। ब्रदरलिन, आज काम से थक गए हो? अगर सच बोलूँ तो नहीं, मैंने मेडिसिनल लिक्विड पी लिया है। पूरा दिन बिजी होने के बाद भी मुझे एनर्जी फील हो रही थी। रेस्टोरेंट पहुंच के हमने कुछ डिशेस ऑर्डर किए और बात करते हुए खाना खाया। इस दौरान जन मैन ने मेरे फैमिली सिचुएशन के बारे में काफ़ी पूछा। उसने जाना कि मैं रूरल एरिया से हूँ और मेरे पेरेंट्स जल्दी गुजर गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, ब्रदरलिन, सैड मत हो, अब दिन बेटर हो जाएंगे। उसका ये कंफर्ट मुझे थोड़ा सा एक्साइटेड फील करवा गया। 1 घंटे बाद जब अंधेरा हो गया, मैं जन मैन को उसके घर छोड़ने गया। मैं चलता हूँ जन मैन, रोड पे केयरफुल रहना। गुड बाय ब्रदरलिन। जन मैन ने हाथ हिला के मुझे जाते हुए देखा। जन मैन में अपने लिप्स बाइट किए। उसने एक्चुअली मुझे डिनर का बिल पे करने दिया और कल मुझे उसको सिनेमा ले जाना पड़ेगा। लिन फेंग, तुम मुझे यूज़ कर रहे हो। वो बोल ही रही थी कि अचानक उसके दिमाग में सुयाओ की बात फ्लैश हुई। उसका एक्सप्रेशन तुरंत ग्लूमी से सनी हो गया। उसने लॉटरी जीती है, घर भी ले लिया है, शायद 6 लाख से 7 लाख तक पैसा बचा होगा। ये पैसा उसके ड्रीम ब्यूटी सैलून के लिए परफेक्ट इनिशियल कैपिटल है। ये सोचते ही उसका पहले वाला रिलेक्टेंस गायब हो गया और उसके दिमाग में कैलकुलेशंस चलने लगी। क्या वो मुझे डिनर और मूवी पे इनवाइट करेगा? उसको प्लीज़ करने के लिए लिन फेंग डेफिनेटली पैसा खर्च करेगा। थोड़े एफर्ट से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे इन सब बातों का बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं घर वापस आते हुए बहुत खुश था। मैं हल्का सा गाना भी गा रहा था। ग्रोसरी स्टोर से मैंने रैट के लिए चिकन थाइज, डक नेक और चिकन विंग्स खरीदे। घर आके मैंने पिग्स हेड रैट को दिया, शावर लिया और बेड पे लेट गया। कैन मैन ने मुझे फिर मैसेज किया। हम चैट करने लगे। वो बहुत एंथुजियास्टिक थी और लगातार नए टॉपिक्स ला रही थी। उसने अपनी लाइफ के मोमेंट्स भी मेरे साथ शेयर किए। अगली सुबह जब मैं ब्रश करने जा रहा था, मैंने डोर के नीचे फ्लोर पर एक लेटर देखा। क्लियरली किसी ने रात में उसे अंदर स्लाइड किया था। मैं बहुत सरप्राइज हो गया। इस सिटी में मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं या तो मैसेज करते हैं या डायरेक्टली मिलते हैं। लेटर भेजने की कौन तकलीफ करेगा? मैं धीरे से आगे बढ़ा, झुक के एनवेलप उठाया और धीरे से खोला। जैसे ही मैंने लेटर का कंटेंट देखा, मेरा फेस तुरंत चेंज हो गया। ये लेटर उस काइंड पर्सन का था जो पहले मेरे घर आया था, कुछ बोरो किया था और मुझे 200 युआन छोड़ गया था। इस बार उसने फिर पैसे भेजे। छोटे भाई, मैंने गलती से तुम्हारे घर का लॉक तोड़ दिया था। मैं तब से अनईजी फील कर रहा था। डर था कि तुम्हारे पास लॉक चेंज करने के पैसे नहीं होंगे और तुम्हारी लाइफ इफेक्ट होगी। ये 500 युआन एक गरीब माइग्रेंट वर्कर की तरफ से है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके सेव किया है। इसे ले लो और अच्छा जीना। सैड मत हो, बुरे दिन गुजर जाएंगे। साइंड, अप्पा सबाई। मैं थोड़ा स्टन हो गया। सच बोलूं तो लेटर पढ़ के लग रहा था कि मेरी सिचुएशन बहुत बुरी है। तुम गलत समझ रहे हो, राइट? ये सोच के मुझे समझ नहीं आया क्या बोलो। अब मेरे पास पैसे हैं, मुझे ये पैसे लेना शर्मिंदगी लग रही है। अगर मैं एक्सप्लेन करूं और एक स्ट्रेंजर को बोलूं कि मेरे पास पैसे हैं, वो शायद बिलीव ही नहीं करेगा। शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूं। मुझे इस अच्छे इंसान को ढूंढ के पैसे वापस देने होंगे। लेकिन कैसे ढूंढूं? मैं सोच ही रहा था कि माउस पॉलिशिंग और मम्बलिंग करते हुए आया। उसके माउथ में एक बुक थी। मैंने बुक ली और मेरी आंखें खुल गई। ये सॉन्ग डायनेस्टी के ग्रेट कॉरनर सोनी की बुक है, कंपाइलेशन ऑफ रेक्टिफाइड एरर्स। थैंक यू ब्रदर एट। मैं उसके पास गया और उसका हेड स्ट्रोक किया। मैंने उसे डक ने खिलाया जो मैंने कल खरीदा था। ब्रदर एट को फीड करने के बाद मैंने कंपाइलेशन ऑफ रेक्टिफाइड एरर्स उठाया। मेरी फिंगर्स उसके येलो पेजेस को टच कर रही थी और मैं सोच रहा था, क्या ये बुक मुझे उस काइंड पर्सन को ढूंढने में हेल्प करेगी? मैंने बुक खोला और अंदर हर जगह डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन मेथड्स लिखे थे। इसमें सोनी के केसेस का कंप्लीट प्रोसेस और रीजनिंग लॉजिक था। सीन ऑब्जर्व करना, क्लूज डिड्यूस करना, हर डिटेल बहुत केयरफुली लिखी हुई थी। जितना मैं पढ़ता गया उतना ही फैसिनेटेड होता गया और मुझे लगने लगा कि मेरी सोच क्लियर हो रही है। मैंने बुक को केयरफुली बाजी बॉक्सिंग मैनुअल के साथ रखा। फिर मैंने बॉक्सिंग मैनुअल उठाया और प्रैक्टिस शुरू की। पहले दिन मैं थोड़ा स्टम्बल कर रहा था, मूवमेंट्स क्लमजी थे, लेकिन सेकंड प्रैक्टिस सेशन में मैं काफ़ी स्मूथ हो गया। हर मूवमेंट फास्ट और एक्यूरेट हो गया। कुछ सेट्स प्रैक्टिस करने के बाद मैं फिर से पसीने से भीग गया। मैंने शावर लिया, क्लीन कपड़े पहने और डेलिबरेटली कंपाइलेशन ऑफ रेक्टिफाइड एरर्स अपने बैग में रखा और कुरियर कंपनी काम पे चला गया। सुबह के सारे पार्सल्स डिलीवर करने के बाद मैंने फ्री टाइम का यूज़ करके बुक को कई बार पढ़ा। जितना पढ़ता गया उतना ही रीजनिंग मेथड्स मुझे अमेजिंग लगने लगे।
लगभग 2 बजे मेरे फ़ोन पे मैसेज आया। ये बंसिन का था, एक क्लाइंट जो फ्रीक्वेंटली मुझसे शिपमेंट्स करवाती थी। पहले मुझे उसका काम नहीं पता था, लेकिन एक बार जब उसका पार्सल डैमेज हो गया था और मैं उसे रीपैक करवाने गया था, तब मुझे पता चला कि वो एक इन्फ्लुएंसर है जो ऑनलाइन फैशन और क्लोथिंग कंटेंट शेयर करती है। हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे क्योंकि मैं इस एरिया में डिलीवरीज करता था। वो लगभग 25 साल की है, मुझसे थोड़ी बड़ी, लेकिन उसका पर्सनैलिटी काफ़ी डायरेक्ट है। फिक्स टाइम के हिसाब से 10 मिनट बाद मैं उसके बिल्डिंग के फ्लोर पे पहुंचा। कॉरिडोर के कॉर्नर पे जैसे ही मैं उसके डोर नॉक करने वाला था, मैंने एक आदमी को हैट पहने हुए बंसन के डोर के कीहोल में झांकते देखा। उसका बॉडी कभी कभी हिल रहा था। क्लियरली उसकी नीयत खराब थी। पहले अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता तो मैं डर के किसी को बुलाता और स्टिक ढूंढता करेज के लिए, लेकिन अब मैं 2 दिन से बाजी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। मेरा बॉडी चेंज नहीं हुआ था, लेकिन मेरा करेज डेफिनेटली बढ़ गया था। मेरे अंदर से एक राइचियसनेस का फीलिंग उठा। मैंने पास में रखा मॉप उठाया, पता नहीं किसका था, हैंडल टाइट पकड़ा और उस आदमी की तरफ बढ़ा। कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? वो स्टिफ हो गया और डर के कांपने लगा। एक हाथ से अपनी पैंट जिप करता हुआ वो भाग गया। मैंने मॉप घुमा के उसकी बैक पे मारा, वो गिर गया और चिल्लाया। फिर वो तुरंत उठ के इमरजेंसी स्टेयर्स की तरफ भाग गया। मैंने उसका पीछा नहीं किया, बस उसे भागते हुए देखा। देखते हैं दोबारा आने की हिम्मत करता है या नहीं। सिस्टर वैनन, मैं आ गया हूँ। प्रिटी लग रहा हूँ? बहुत प्रिटी। जो चीज़ें तुमने मंगाई थी वो कहाँ है? ऐसा नहीं है, तुम लोग आदमी बहुत फिकल होते हो। ये नहीं तुम्हारी चीज़ है, खुद ले लो। वैसे थोड़ी देर पहले तुम्हारे डोर के पास एक सस्पिशियस आदमी था जो स्पाइंग कर रहा था। मैंने ऑलरेडी सुन लिया है, शायद वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन रीसेंट टाइम में केयरफुल रहना, स्ट्रेंजर्स के लिए डोर मत खोलना। सच में तुमने देखा? रीसेंट टाइम में मुझे लग रहा था कि कोई मुझे वॉच कर रहा है। मैंने सोचा बस मेरा इल्यूजन है, शायद कोई कस्टमर होगा जो पहले कुछ खरीद चुका है, मैं उसे रिकग्नाइज नहीं करती। ठीक है, मैं चलता हूँ। सिस्टर वैनन, रुक जाओ, ट्रैश भी ले जाओ। ये 500 युआन रख लो, मैं तुम्हारे लिए होल्ड कर देता हूँ। क्या रबिश, ये 500 युआन रख लो। ये टिप नहीं है, ये तुम्हें एक फेवर के लिए दिया जा रहा है। अगर वो आदमी फिर दिखे, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, हर बार 500 मिलेगा। नहीं नहीं सिस्टर वैनन, तुम्हारे लिए पैसा कमाना ईजी नहीं है, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। सियान मुस्कुराई और अपने फोरहेड से एक बाल हटाया। लिटिल ब्रदर शाओफेंग बहुत ऑनेस्ट है, मैंने तुम्हें बेकार में स्पॉइल नहीं किया। चलो 100 ले लो, लेट होने का कॉम्पनसेशन समझ के, तुम्हें ये लेना ही होगा। जाने से पहले मैं उसके घर के सामने थोड़ा घुमा ताकि इंश्योर कर लूँ कि वो सस्पिशियस आदमी फिर से ना दिखे। फिर मैं चुपचाप वहाँ से चला गया। मैं रियलाइज़ नहीं कर पाया उस वक्त सियान मुझे देख रही थी और खुद से मुस्कुरा रही थी। ये छोटा भाई नेक्स्ट टाइम जब आएगा, मैं इसे कुछ अच्छा दूंगी कॉम्पनसेट करने के लिए। शाम 5 के बाद मुझे फिर उस आदमी का वीचैट मैसेज मिला। आंट कनन एक रिटायर्ड टीचर है जो अकेली रहती है। वो बहुत फंसी है, हमेशा मुझे वेट करवाती है और छोटी सी बात पे कंप्लेन करती है। कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे तुरंत उसके घर भागना पड़ा। मैंने देखा कि डोर ओपन था, वो फ्लोर पे फेस डाउन पड़ी थी। मेरा दिल एकदम से रुक सा गया। मैंने उसे बुलाया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब मैंने उसकी ब्रीदिंग चेक की, वो मर चुकी थी। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस के आने का वेट करते वक्त मुझे रिसेंटली देखे हुए थ्रिलर डॉक्यूमेंट्रीज याद आए, इसीलिए मैंने प्लास्टिक बैग पहन लिया। बॉडी अभी भी थोड़ी गर्म थी, वो अभी कुछ ही देर पहले मरी थी। उसके पैर के पास एक छोटा सा ऑयली फ्रेग्रेंट लिक्विड का स्पॉट था। उसके हेड के पीछे कई बार मारा गया था। बहुत खून बह रहा था, लेकिन मुझे लगा कुछ ठीक नहीं है। नॉर्मली जगह बहुत क्लीन होती थी, लेकिन उस लिक्विड का पोजीशन और गिरने का पोस्चर ऐसा नहीं था जैसे किसी ने पीछे से अटैक किया हो। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मुझे ठंडी सी फीलिंग हुई। मैं थोड़ा नर्वस हो गया। मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन मुझे पक्का पता था कि वो आदमी मुझे देख रहा है। उसने डीप ब्रेथ ली। मुझे याद आया सामने वाले घर में कौन रहता है। वो लगभग 20 साल का एक लड़का है, चश्मा पहनता है, शांत नेचर का है और उसका सरनेम लेई है। उसका कम्प्लेक्शन मुझसे काफ़ी बेटर है और वो काफ़ी काइंड भी है। वो पहले मेरी हेल्प कर चुका है, अब वो डेंजर में है। मैं ऑलमोस्ट वॉल से टकरा गया। मिस्टर ली, तुम बाहर नहीं आ रहे हो? मेरी नज़र शार्प हो गई। मैं डोर को घूर रहा था, एक सेकंड के लिए भी नज़र नहीं हटा रहा था। डर था कि जैसे ही डोर खुलेगा वो आदमी बाहर आके अटैक करेगा। मिस्टर ली, मुझे पता है तुमने क्या किया है और मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है। तुम बच नहीं सकते। मैं सजेस्ट करता हूँ कि पुलिस का वेट करो और खुद सरेंडर करो, इससे तुम्हें थोड़ी लीनियंसी मिल सकती है। मैंने फिर से बोला। जैसे ही मैंने ये कहा, डोर क्लिक हुआ और अंदर से खुल गया। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल रिलैक्स नहीं हुआ, बल्कि और टेंस हो गया। उसने किसी को उसके घर में ही मार दिया है, इसका मतलब कोई रीज़न होगा। मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। डोर खुला। एक यंग लड़का चश्मा पहने, वाइट शर्ट में, लगभग 1.80 मीटर हाइट का मेरे सामने आया। उसने पोलाइटली अपना चश्मा एडजस्ट किया, बिल्कुल एक स्कॉलर जैसा लग रहा था। हाथ में कोई वेपन नहीं था। ये वही मिस्टर ली है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने ही उसे मारा?
मिस्टर ली ने काम टोन में पूछा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने गैस किया। इस एक सेंटेंस से मुझे कंफर्म हो गया कि मेरा डिडक्शन बिल्कुल सही था। मर्डरर जो पहले नैनी का किलर है वो मेरे सामने खड़ा मिस्टर ली ही है। इस बात से मुझे डर भी लग रहा था और एक्साइटमेंट भी हो रही थी। गैस किया। मिस्टर ली मुझे देखने लगा। उसके फेस पे शॉक था। इसी वक्त एलिवेटर का साउंड आया और वो फ्लोर पे रुक गया। काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स बाहर आए। उन्होंने तुरंत फ्लोर पे पड़ी मिडिल एज्ड वुमन को देखा। वो जल्दी से उसके पास गए। एक यंग ऑफिसर ने पल्स चेक किया। फिर उसने अपना आईडी दिखाया और मुझे सीरियस टोन में पूछा, मैं कैप्टन साओ सेन हूँ। तुम दोनों में से किसने पुलिस को कॉल किया? मैंने हाथ उठाया। ऑफिसर, मैंने कॉल किया। मैं विटनेस हूँ। साओ सेन ने सर हिलाया। और तुम सामने वाले नेबर हो? उसने मिस्टर ली के पीछे ओपन डोर की तरफ देखा और पूछा। मिस्टर ली ने हल्का सा स्माइल दिया। हाँ, मैं उसका नेबर हूँ और मैं ही मर्डरर हूँ। मैं कन्फेस करता हूँ। साओ सेन शॉक हो गया और पीछे हट गया। कोई है? वो चिल्लाया। सारे पुलिस ऑफिसर्स तुरंत आ गए। उन्होंने मिस्टर ली को सराउंड कर लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना डिसेंट और एजुकेटेड लड़का मर्डरर होगा, लेकिन पुलिस जल्द ही काम हो गई। साओ सेन ने बोला, हाथ ऊपर करो। मिस्टर ली ने हाथ ऊपर कर दिया। उसको तुरंत हैंडकफ लगाया गया और ले जाया गया। साओ सेन ने एक डीप ब्रेथ ली और मुझे साइड में ले गया। उसने मेरा नाम, फ़ोन नंबर और प्रोफेशन पूछा। जब उसे पता चला कि मैंने एक्चुअल किलिंग नहीं देखी, उसने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा। ठीक है लिंटियान, अगर ज़रूरत हुई तो हम तुम्हें कॉल करेंगे। तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मैंने सर हिलाया। ठीक है ऑफिसर, मैं कोऑपरेट करूंगा। साओ सेन ने हाथ हिला के बोला, जाओ। मैं वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक यंग पुलिस ऑफिसर लेट आया। टीम साओ, विक्टिम कहाँ है? कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। साओ सेन सीरियस हो गया। लिलिन, तुम लेट हो। सॉरी टीम साओ, मैं ट्रेनिंग इंप्रूव करूंगा। अब ज़रूरत नहीं, केस सॉल्व हो चुका है। लिंडन को शॉक लगा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहला केस इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। साओ सेन को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन अच्छा है, मर्डरर पकड़ा गया। लिंडन ने बोला, टीम साओ, आप अमेजिंग है। साओ सेन ने हल्का सा स्माइल किया। मेरे साथ सीखो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। उसने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी तरफ मैं बिल्डिंग से निकल के लगभग 1 घंटा डिलीवरी करता रहा। रात होने पर काम ख़त्म हुआ। ब्रदर यांग, तुम फ्री हो? हियानमन का मैसेज आया। वो बहुत एंथुजियास्टिक है। कल उसने मुझे मूवी के लिए इनवाइट किया था। मैंने अपनी चिन टच की और सोचा, ये इतनी इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? क्या वो मुझसे प्यार करती है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी अपीयरेंस जानता हूँ। हम सिर्फ एक बार मिले हैं, वो कैसे प्यार कर सकती है? अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो इतनी अच्छी क्यों है? क्या वो मुझे पसंद करती है? क्या मेरे पास इतना चार्म है? मैं समझ सकता हूँ उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया, लेकिन उसने मुझे मूवीज़ पे भी इनवाइट किया। कल रात डिनर खत्म होने से पहले ही उसने मूवी का प्लान बना दिया था। अगर मुझे ये फील ना होता कि लेट हो गया है और मुझे घर जाके अपने माउस फ्रेंड को फीड करना है, तो शायद मैं कल ही उसके साथ मूवी चला जाता। शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैंने चैट हिस्ट्री चेक की। जितना पढ़ता गया उतना ही मुझे लगा कुछ सटल फेक है। मेरा डाउट बढ़ गया। मैं एक पुअर लड़का हूँ, वो मुझसे क्या चाहती है? फिर मैं अचानक मुस्कुराया। मेरे दिमाग में एक थॉट आया, लोगों को जज करते वक्त प्रेजुडिस नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से गलती होती है। अगर उसमें सच में कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी या देर से मेरे सामने आ ही जाएगी। मैंने हियानमन को रिप्लाई किया, मैं काम से फ्री हो गया हूँ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ब्रदर यंग, रोड पे केयरफुल रहना। हाँ ठीक है। मैं अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेके हियानमन की बिल्डिंग पहुंचा। लिनफिंग, एक लड़की की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा। वो सू युआन थी। विंडो से मुझे देख रही थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड का ख्याल रखना, उसे हर्ट मत करना। उसके लिप्स के कॉर्नर थोड़े ऊपर उठ गए। मैंने बोला, नो प्रॉब्लम। तभी हियानमन नीचे आई। आज वो लॉन्ग रेड ड्रेस में थी, बहुत ब्राइट और चार्मिंग लग रही थी। ब्रदर यांग, तुम किससे बात कर रहे हो? सू युआन, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। कानमन ने ऊपर देखा और सू युआन को फेस बना दिया। चलो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। वो मेरे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के बैक सीट पे बैठ गई और नेचुरली मेरी वेस्ट पकड़ ली। पुलिस स्टेशन में साओ सेन और दूसरे ऑफिसर्स एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे खड़े थे और इंटेरोगेशन रूम को ऑब्जर्व कर रहे थे। अंदर 2 यंग एजेंट्स एक यंग लड़के के सामने बैठे थे जो हैंडकफ्स में था, चश्मा पहने, नीट और पोलाइट लग रहा था। ये मिस्टर ली है जिसने कन्फेस किया है कि वो मर्डरर है। उसने पहले नैनी को मारा और पुलिस स्टेशन लाते वक्त थोड़ा इंजन भी हुआ था। बोलते हो या नहीं? एक एजेंट खड़ा हुआ और टेबल पे जोर से हाथ मारा और गुस्से से पूछा। मिस्टर ली ने सर झुका लिया। उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक था। वो अपने हैंडकफ्ड हैंड्स को देख रहा था। एजेंट जो भी बोल रहे थे वो कुछ नहीं बोल रहा था, बिल्कुल साइलेंट था। बाहर साओ सेन की वॉइस सिकुड़ गई। 1 घंटा हो गया है, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा। उसके पास एक और ऑफिसर खड़ा था जिसके हाथ में नोटबुक और पेन था। वो हेल्पलेस टोन में बोला, जब से आए हैं तब से ये ऐसे ही है। उसने सोचा था कि वो इंटेरोगेशन टेक्निक सीखेगा, लेकिन जो भी एजेंट्स पूछ रहे थे, मिस्टर ली एक वर्ड भी नहीं बोल रहा था, बिल्कुल म्यूट जैसा।
लगता है मुझे खुद इंटेरोगेट करना पड़ेगा, साओ सेन ने सीरियस टोन में कहा। यह सुनते ही जीरो एक्साइटेड हो गया। कैप्टन फाइनली खुद एक्शन लेंगे, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब वो वापस आए थे उसने सोचा था साओ सेन उसे अंदर ले जाएगा इंटेरोगेशन के लिए, लेकिन उसे सिर्फ ऑब्जर्व करने को बोला गया था। अब फाइनली चांस मिला है। जीरो, मेरे साथ आओ, अंदर कुछ मत बोलना, देखना मैं कैसे सब पता लगाता हूँ। जी कैप्टन, समझ गया। साओ सेन उससे लेकर इंटेरोगेशन रूम की डोर तक गया और डोर खोल दिया। अंदर के दो ऑफिसर्स ने ऊपर देखा। साओ सेन बोला, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं खुद इंटेरोगेट करूंगा। वो दोनों बाहर चले गए। डोर बंद हो गया। साओ सेन और जीरो बैठ गए। साओ सेन सीधा मिस्टर ली के सामने देखते हुए बोला, तुम्हारा नाम ली चेंगी है राइट? मिस्टर ली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। साओ सेन का फेस डार्क हो गया। ली चेंगी, चाहे तुम कुछ बोलो या नहीं, हमारे पास प्रूफ है कि तुम ही मर्डरर हो, तुमने ही उसे मारा है। जीरो जो उसके पास बैठा था उसने महसूस किया कि सैनसन के रूम में एक स्पिरिचुअल पावर का स्ट्रॉन्ग ऑरा पेनफुल तरीके से सर्च कर रहा है। उसने सोचा कि अगर साउसेन ये वर्ड्स उससे बोलता तो वो बिल्कुल बैर नहीं कर पाता। मैं तुरंत बोल देता, कैप्टन कितने इनक्रेडिबल हो, उसने सोचा। अचानक उसने अपने कान के पास हंसी की आवाज़ सुनी। वो हंसी धीरे धीरे और लाउड और ज़्यादा ब्लेटेंट होती गई। जीरो जीरो ने ऊपर देखा। वो ली चैंगी था, चश्मा पहने सामने बैठा हुआ। मैं किस बात पे हंस रहा हूँ, उसने अपने अंदर सोचा। बूम, टेबल अचानक जोर से हिला। जीरो डर गया। ली चैंगी, तुम मर्डरर हो, अब मैं तुमसे फिर से क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, सीधा जवाब दो, ऑनेस्ट रहो। साउसेन ने टेबल पे जोर से हाथ मारा और गुस्से में चिल्लाया। सामने बैठा ली चैंगी हंसना बंद कर दिया। उसने अपना चश्मा एडजस्ट किया। ऑफिसर, मैंने अभी कुछ चीज़ें समझी हैं और खुशी में हंसा, क्या मैं हंस नहीं सकता? साउसेन ने उसे घूरा। तुमने क्या समझा? क्या तुम सच में कन्फेस करने वाले हो? ली चैंगी की आंखें हिलने लगी। वो कह रहा है कि उसने गेस किया, लेकिन मैंने क्लियरली देखा कि वो बॉडी को काफ़ी देर तक देख रहा था। उसने मेरा प्लान और कॉन्स्पिरेसी पकड़ लिया होगा, इसलिए उसे पता चल गया कि मैं मर्डरर हूँ। शुरू में क्योंकि ये मेरा पहला मर्डर था मैं बहुत नर्वस था, मैं रिएक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ मेरा प्लान परफेक्ट था। मैंने इसे काफ़ी टाइम तक प्लान किया था और कई बार टेस्ट भी किया था। वो कैसे रैंडमली गेस कर सकता है कि मैं मर्डरर हूँ? उसने धीरे धीरे थोड़ी रिजेंटमेंट के साथ बोला। साउसन ने डीप ब्रेथ ली। ली चैंगी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुमने मर्डर कैसे किया, रिडल्स मत बोलो। ली चैंगी ने अपना सर हल्का सा टिल्ट किया। उसने अपने लिप्स के कॉर्नर को टच किया। एजेंट, आपने अभी बोला था कि आपके पास प्रूफ है कि मैं मर्डरर हूँ, तो बताइए मर्डर वेपन कहाँ है? उसने साउसन के क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि टॉपिक चेंज कर दिया। साउसन थोड़ा सरप्राइज हुआ। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के हिसाब से विक्टिम को शार्प ऑब्जेक्ट से मारा गया था। उसने ऑलरेडी लोग भेजे थे ली चैंगी के घर सर्च के लिए, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मर्डर वेपन नहीं मिला। नहीं मिला ना? ली चैंगी फिर बोला। साउसेन ने फिर से टेबल पे हाथ मारा। ली चैंगी, यहाँ मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। ली चैंगी ने मुझे नोटिस किया। उसने चश्मा एडजस्ट किया। एजेंट, काम डाउन, मेरा प्लान और पूरा प्रोसेस मैं तब तक नहीं बताऊंगा जब तक वो नहीं आता। कौन नहीं आया? साउसेन हैरान हो गया। तुम्हारा कंप्लिस। उसने तुरंत रिएक्ट किया और अपनी आंखों से लिंगलिंग को सिग्नल दिया कि जल्दी नोट करो। लिंगलिंग समझ गया और तुरंत लिखने लगा। ली चैंगी ने सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। एजेंट, मैं अकेला हूँ, मैंने मर्डर अकेला किया है, मैं किसी अकम्प्लिस की बात नहीं कर रहा। तो तुम किसको देखना चाहते हो? मैं शाओयान को देखना चाहता हूँ, सोनी डी वाला। उसने मेरा प्लान समझा, उसने मुझे पहचाना, उसने ही मुझे घर से बाहर आके कन्फेस करने पे मजबूर किया। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे जानना है उसने कैसे मेरी प्लानिंग समझी, कैसे उसने पहचाना कि मैं मर्डरर हूँ, वरना मैं चैन से नहीं मर पाऊंगा। ली चैंगी ने सीरियस टोन में कहा। साउसन हैरान रह गया। तुम क्या रहे हो? वो सोनी डी वाला लड़का, उसने तुम्हें कन्फेस करने पे मजबूर किया? साइड में खड़ा ऑफिसर भी कंफ्यूज हो गया। क्या मर्डरर कैप्टन ने नहीं पकड़ा था? ली चैंगी ने अपना चश्मा एडजस्ट किया। हाँ, वही था, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे जानना है उसने क्लूज कहाँ से पाए। साउजेन ने अपने फोरहेड को रब किया। उसने तुरंत याद किया, कैप्टन, वो कोरियर लड़का लिन टैन ही है। कौन? वो जो लेट आया था सीन पे। उसने मर्डर डायरेक्टली नहीं देखा, लेकिन नीचे एक 3 व्हीलर कुरियर वैन खड़ी थी। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो सोनी डी का लड़का है। फिर उसने बोला कि उसने डेथ सीन देखा और उसने ही पुलिस को कॉल किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वही मर्डरर को आइडेंटिफाई करेगा। साउसेन वापस सोच में पड़ गया। उसे लगा कि उसने इंटेरोगेशन में बहुत सिंपल अप्रोच ली और ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर दिया। दूसरी तरफ मेन रोड पर एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल धीरे धीरे चल रही थी। हल्की हवा चल रही थी और हाइनमान का लॉन्ग रेड ड्रेस उड़ रहा था। वो इतनी स्ट्राइकिंग लग रही थी कि जहाँ जहाँ से वो गुजरती लोग उसे देखते रह जाते। पासर्स बाय जब उसे एक पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक पे किसी लड़के को प्यार से हक करते हुए देखते तो हर कोई सोचता, मैं इससे कम कैसे हूँ? सिनेमा के एंट्रेंस पे मैंने बाइक रोकी।
ब्रदर यांग, क्या हम मूवी के बाद होटल में डिनर कर सकते हैं? हाइनमान ने मेरी आर्म रब करते हुए कैजुअली पूछा। मुझे थोड़ा डाउट हुआ। मैं इनवाइट करती हूँ, उसने कंटिन्यू किया। मैं मुस्कुराया। ज़रूरत नहीं, तुम ऑलरेडी मुझे मूवी पे लाई हो और डिनर भी इनवाइट कर रही हो। ये ऑलरेडी बड़ा एक्सपेंस है, कैसे मैं तुम्हें और स्पेंड करने दूँ? इस बार मैं ट्रीट करूँगा। हाइनमान ने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी आंखें थोड़ी रेड हो गईं। ब्रदर यांग, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे तुम्हें डिनर पे ले जाने क्यों नहीं देते? हाइनमान ने धीरे से कहा। ब्रदर यांग, जब तुम ऐसा बोलते हो मेरा दिल थोड़ा दुखता है। मेरे लिए तुम्हें डिनर पे ले जाना एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। उसकी आवाज़ सॉफ्ट और मेलोडियस थी। उसकी बातों ने मेरे दिल को वार्म कर दिया। हाइनमान, तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन इस बार मुझे ट्रीट करने दो। तुम भी गाँव से हो, पैसे कमाना ईजी नहीं होता। मैं तुम्हें फ्रेंड की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ। हमेशा तुम्हें स्पेंड करने देना ठीक नहीं लगता। मैंने एक्सप्लेन किया। हाइनमान ने अपने रेड लिप्स पर्स किए और स्माइल की। ब्रदर यांग, थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए। मैं गलत थी, सॉरी। फिर वो धीरे से मेरे और पास आ गई, मुझसे चिपक कर। सिनेमा के एंट्रेंस पे मैंने पॉपकॉर्न और 2 मिल्क टी लिए। गनमैन ने एंट्री स्कैन की और हम दोनों अंदर चले गए। आज हम हॉरर मूवी देख रहे थे। सीट्स कॉर्नर के पास थी, वहाँ लाइट बहुत डिम थी। ऑलमोस्ट कोई ध्यान नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद मूवी स्टार्ट हो गई। हॉरर मूवीज़ मुझे डराती नहीं है। आखिर मैंने जिन वॉन डॉक्यूमेंट्री देखी है, और आज तो मैंने डेड बॉडी भी देखी और टच की। मेरे लिए ये सब कार्टून जैसा है। मैं बिल्कुल काम था, लेकिन हाइनमान काम नहीं थी। वो इतनी डर गई थी कि मुझे टाइटली हग कर रही थी, बार बार अपना हेड मेरे चेस्ट में छुपा रही थी। उसका पूरा बॉडी कांप रहा था। मैंने उसका हेड टच किया। डरो मत, मैं हूँ। मैंने धीरे से उसे कंफर्ट किया। हाइनमान ने सर हिलाया। ब्रदर यांग, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। डिम लाइट में वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई गॉड हूँ। मैंने बोला, तुम इतना डर रही हो, क्या हम बाहर जाके रोमांटिक मूवी देख लें? हाइनमान ने अपना छोटा सा हेड मेरे चेस्ट पे रब किया। नहीं, मुझे हॉरर मूवी पसंद है। डर लगता है, लेकिन एक्साइटिंग भी लगता है। देखने के बाद सब ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर उसे पसंद है तो मैं क्या कह सकता हूँ। अचानक उसका बॉडी टेंस हो गया और वो साइड से मूव करके मेरे लैप पे बैठने लगी। हाइनमान, क्या कर रही हो? हाइनमान ने मेरी नेक के अराउंड अपने आर्म्स डाल दिए। ब्रदर यांग, ये हॉरर मूवी बहुत स्कैरी है। मैं तुम्हें हक करके देखना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन जैसा लग रहा था, लेकिन उसने मेरे आंसर का वेट नहीं किया। वो धीरे से मेरी गोद में बैठ गई और मेरे हैंड्स को पकड़ लिया। मैंने उसकी वेस्ट को अपने आर्म से होल्ड किया। जब स्कैरी सीन आया वो फिर कांपी और दोबारा मेरे चेस्ट में घुस गई। इससे मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मेरे बॉडी में एक अजीब सी हीट फील हो रही थी, जैसे कोई फ्लेम जल रही हो। कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। हाइनमान, मैंने धीरे से बोला। हाइनमान ने एक स्लाई एक्सप्रेशन दिखाया। उसे पता था मैं क्या कहने वाला हूँ, लेकिन वो प्रिटेंड कर रही थी कि उसने सुना ही नहीं। वो जोर से चिल्लाई, आह, कितना स्कैरी है, मैं बहुत डर रही हूँ। और फिर से मेरे आर्म्स में घुस गई। उस वक्त वो सोच रही थी, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक आदमी की खुशी क्या होती है, ताकि तुम इस फीलिंग के आदी हो जाओ और जल्दी ही मुझसे अटैच हो जाओ। तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे और मैं तुम्हें कंट्रोल कर पाऊंगी। हाइनमान के मूवमेंट से मैं ब्लश कर रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। एक्चुअली मैं भी नहीं कह पा रहा था। एक छोटा सा वर्जिन लड़का कितनी जल्दी कंट्रोल लूज कर रहा है। इस बार थोड़ा बेनिफिट लेने दो, जब मैं तुम्हारा पैसा लूंगी तब तुम्हें देख लूंगी। इतने में फ़ोन की रिंगटोन ने दोनों के थॉट्स तोड़ दिए। कौन है? मूवी देखते वक्त फ़ोन क्यों ऑन रखा है? पीछे से किसी ने इरिटेट होकर बोला। मैंने पॉकेट से फ़ोन निकाला और देखा, हाइनमान का कॉल आ रहा था। मैं बोलने लगा, मैं कॉल उठाता हूँ। हाइनमान ने तुरंत रोका। मूवी के बाद कॉल कर लेना, अभी मत उठाओ। मैंने नंबर देखा, अननोन नंबर था। मैंने टीथ ग्राइंड किया और कॉल रिजेक्ट कर दिया। वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हाइनमान ने देखा कि मैंने कॉल रिजेक्ट किया और वो और ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो गई। मेरा फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। सीन नंबर था। लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं कॉल उठाता हूँ। मैं हाइनमान को साइड किया और जल्दी से सिनेमा हॉल से बाहर निकल गया। हाइनमान ने मुझे जाते हुए देखा और थोड़ा कोर्स नोट किया। आज का प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था। कौन है जो बार बार कॉल कर रहा है? मैं बाहर आया और कॉल रिसीव किया। हाँ बोलो। पुलिस स्टेशन से कॉल था। ली चैंगी मुझे देखना चाहता है। मुझे तुरंत वहाँ जाना होगा। मैं वापस आया। हाइनमान, सॉरी, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। आज मैं तुम्हारे साथ मूवी और डिनर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। कल मैं तुम्हें एक अच्छे होटल में ट्रीट करूंगा कॉम्पनसेशन के लिए, ठीक है? ब्रदर यांग, क्या कोई कॉल मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हाइनमान ने रिलक्टेंस के साथ कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो काफ़ी बेचारी लग रही थी, लेकिन अंदर से वो स्माइल कर रही थी। जल्दी से उसने सिचुएशन समझ ली। एक लाइफ मैनिपुलेटर के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है? लगता है मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। उसने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया। उसने अपना मजाक बना दिया मेरे सामने। उसको घर जाना पड़ेगा अपने पैंट्स चेंज करने के लिए। फिर मुझे बेटर है कि मैं चली जाऊं, वरना वो हमेशा मेरे साथ चिपका रहेगा और ये क्लियरली दिख रहा है कि वो थक गया है। और वैसे भी
प्लान ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। कल तुम्हें वो टेस्ट याद रहेगा, वो फिर से करना चाहेगा और फिर मैं उसके ऊपर मर्सी नहीं रखूंगी। हियान मैन ये समझ के मेरा हाथ दबा दिया। ठीक है फिर, ब्रदर यांग की अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारी सुनूंगी। हाँ, मैं तुम्हें टैक्सी बुलाने में हेल्प करूंगी, पहले तुम्हें घर ले जाने के लिए। ठीक है। थोड़ी देर में एक टैक्सी रुकी और जैन मैन कार में चढ़ गया। उसने मुझे हाथ हिला के गुड बाय किया। ब्रदर यांग, ध्यान रखना, अपने आप को थकाओ मत, जल्दी घर आके रेस्ट करना, उसने कंसर्न के साथ कहा। अच्छा। उसके जाने की कुछ ही देर में एक लैंडस्केपिंग व्हीकल मेरे सामने रुकी। वो थोड़ा आईब्रोज भरकर उस बंदे को देख रहा था जो रोड के साइड में हेलमेट और पुराने कपड़े पहने खड़ा था। उसने सिर्फ ये माना कि मीटर ही कल्प्रिट था। उसके दिल में इनफाइनाइट डाउट्स थे। उसकी आंखों में ये बिल्कुल नॉर्मल था। एक मैल नरिश्ड सेल्समैन जिसका चेहरा सनबोर्न था ईयर्स ऑफ डिलीवरिंग पैकेजेस की वजह से, रोड के साइड में हेलमेट पकड़े खड़ा था। अगर लिंग लिंग नहीं जानती कि मैं डिलीवरी ड्राइवर हूं तो वो सोचती कि वो बंदा कंस्ट्रक्शन वर्कर है। उसमें कोई स्पेशल बात नहीं दिखती। लिंग उस मोमेंट पैसेंजर सीट में बैठ के निकल गई। साउसेन अभी भी कार डोर पे धक्का दे रहा था। मैं बैक डोर खोला और बैठ गया। मैंने कार डोर बंद किया। साउसेन मुझे स्टेयर कर रहा था। तुम हेलमेट के साथ क्या कर रहे हो? मैंने हेलमेट को मेरे पास रखा, बाइक पे छोड़ दिया ताकि अगर कोई बोरो करे तो। हालांकि ये हेलमेट थोड़ा ओल्ड है, फिर भी यूज़ हो सकता है। मुझे श्योर है कि वो उसे थ्रो नहीं करेगा। तुम बहुत थ्रिफ्टी हो, साउसेन ने साय किया। सेनेटर, ड्राइव करें प्लीज़। ठीक है। लिन येंग थोड़ी हेजिटेशन के साथ व्हीकल स्टार्ट करता है और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ चला जाता है। लिन टियान, काउंटर बोलता है कि तुमने केस डिस्कवर किया और ट्रुथ समझा और फिर उसको कन्फेस करवाया, साउसेन पूछा, रियर व्यू मिरर में मुझे देखते हुए। हाँ हाँ, मैंने जवाब दिया। तुम पहले ही क्यों नहीं बताया? साउसेन हेल्पलेसली बोला। अगर पहले पता होता तो वो पहले ही मुझे पुलिस स्टेशन बुलाता। टाइम वेस्ट क्यों करना मुझे ढूंढने में? तुमने नहीं पूछा, मैंने तब ये बातें नहीं कही। और साउसेन ने नहीं पूछा। वो सोचता था कि सिंस पीडो ने कन्फेस किया तो प्लान और मोटिव फॉर मर्डरिंग फॉर्मर आंट भी फुली कन्फेस करना चाहिए। कौन कहता जब वो पुलिस स्टेशन में एंटर करेगा तो वो कुछ नहीं बोलेगा? मेरे रिस्पॉन्स के 3 वर्ड सुन के साउसेन हेल्पलेसली चेयर में गिर गया। मैं कैसे जानता? एक डिलीवरी मैन सॉल्विंग केसेस, हेल्पलेसली सोचा। मैं बस उस पर ट्रस्ट कर सकता था। ओडोमीटर ने यह ऑब्जॉर्व किया। अब मुझे उसकी डिग्निटी वापस लानी है। व्हीकल पुलिस स्टेशन के सामने रुकी। साउसेन, लिंगलिंग और मैं कार से उतरे। फॉलो मी। साउसेन आगे लीड कर रहा था। लिंगलिंग और मैं अंदर और गए। एजेंट्स जिन्होंने एनकाउंटर किया साउसेन को ग्रीट करने के अलावा मुझे एक एक करके स्टेयर कर रहे थे, सरप्राइज दिखाते हुए। ये लिन टियान है, डिलीवरी बॉय जो मर्डर केस सॉल्व किया। एक एजेंट विस्पर करके बोला, यही है, वरना कैप्टन कैसे लाते? दूसरा एजेंट अनसर्टनली रिस्पॉन्ड किया, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगता। सच में उसने केस सॉल्व किया? साओ गुस्से में उन्हें रिप्रिमांड किया। उन्हें लोगों के पीछे गॉसिप करना इतना पसंद है, उनका काम नहीं है। वो डर गए। उनके आसपास की ममस तुरंत डिसअपियर हो गई और फिर वो इंटेरोगेशन रूम में गए। साउसेन ग्लास के सामने खड़ा हुआ। वो अंदर है। उसने ग्लास के पास वाले बंदे की तरफ पॉइंट किया। मैं उसके साइड में खड़ा हो गया और नॉट किया। समझ गया मुझे क्या करना है। साउसेन ने मुझे देखा। मैंने सिर्फ शेक किया हेड। एक्चुअली स्वान के रास्ते में मैंने रिटन इंटेरोगेशन मेथड्स देखे बाय सॉन्से, कैसे सॉन्से क्रिमिनल्स को इंटेरोगेट करता है। सिर्फ कि क्रिमिनल्स को इंटेरोगेट करना सीखना और प्रैक्टिस चाहिए। अभी तक सिर्फ सीखा है, प्रैक्टिस नहीं किया। प्रैक्टिस नहीं किया, कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कि मैं जानता हूँ कैसे करना है। फिर जाओ अंदर और मिलो उससे। जो बोलना है बोलो और जो वो बोलना चाहता है सुनो, साउसेन ने एडवाइस किया। मैं बस डिलीवरी गाय हूँ, पुलिस ऑफिसर नहीं। दूसरा कोऑपरेट नहीं करेगा, फोर्स नहीं कर सकता, रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट किया। लिंगलिंग, लिन टियान के साथ अंदर आओ, नोट्स लेने में हेल्प करो, साउसेन ने ऑर्डर दिया। हाँ कैप्टन। लिंगलिंग एंग्शियस था। मैं ये देखना चाहता था कि ये सीमिंगली मीडियोकर लोग कैसे हैं। ये लोग, इन्हें देख के कैसे मैंने केस सॉल्व करके मर्डरर आइडेंटिफाई कर पाया। मैं भी जानना चाहता हूँ ली चेंग ही का प्लान एग्जैक्टली क्या था। मिस्टर जैंग, प्लीज़ मेरे साथ आइए, लिनलिंग पोलाइटली बोला, मुझे इंटरोगेशन रूम में लेते हुए कियांडाई एवेन्यू पे। जैसे ही एंटर किया, ली चेंग ही का एपैथेटिक लुक डिसअपियर हुआ और उसने हेड रेज किया। उसने अपनी ग्लासेस एडजस्ट की और स्माइल किया। तुम आ गए। उसकी आंखें सिर्फ मेरे ऊपर फिक्स थीं, सब इग्नोर किया। इवन अट्रैक्टिव पुलिस ऑफिसर को लिन ने कंप्लीटली इग्नोर किया। मैं आ गया। मैंने लिनलिंग से लुक एक्सचेंज किया। मिस्टर लिन, क्यों मिलना चाहते थे? ली चिंग ही के लिप्स ऊपर गए, सिकली स्माइल दिखाते हुए। मैं चाहता हूं तुम बताओ कैसे सॉल्व किया मेरा प्लान, कैसे पता चला मैं मर्डरर हूं। मत बोलो कि गेस किया, इम्पॉसिबल है। मेरा प्लान इतना ईजी नहीं था सॉल्व करना।
और जो तुमने कॉप्स के साथ किया था उस वक्त मैंने सब क्लियरली देखा था। तुम्हें सब पता होना चाहिए था मेरे बारे में। मैं डोर के पीछे खड़ा था, पूरा टाइम तुम्हें वॉच कर रहा था। मैंने अपना नोज टच किया, उसने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसने लिनलिंग को देखा, नोटिस किया कि वो सीरियसली देख रही है। मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा था। जैसे ही नोटिस किया उसने हेड टर्न किया, लिन ब्लश हुआ और कंप्यूटर की तरफ देखा। फिर मैंने ग्लास देखा जो दोनों रूम्स को सेपरेट कर रहा था। बहुत लोग मुझे देख रहे थे। मैं थोड़ा अफ्रेड हो गया। वो फील कर सकता था बहुत आइज उसको देख रही है। बोलो जाओ, वैसे भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, उसने बोला। मैं टर्न हुआ, ली चिंग ही। सबसे पहले जो मैंने देखा वो फॉर्मर बेबी सिटर थी फ्लोर पे, ब्लंट फोर्स वूंड हेड के बैक में। और इंजरी एक ही ब्लो से नहीं हुई थी और इम्पैक्ट का प्लीज सिर्फ एक नहीं था। मैंने डिड्यूस किया कि फॉर्मर नैनी मर्डर हुई है, सुसाइड या एक्सीडेंटल डेथ नहीं। और फिर ली चिंग ही सिंपल पूछा। शुरू में मैंने सस्पेक्ट नहीं किया जब तक मैं फॉर्मर नैनी के फीट पे नहीं पहुंचा। मैंने एक स्मॉल वाटर स्टेन देखा विद ऑयली शीन। मैं बेंड किया स्मेल करने के लिए। ये वेजिटेबल सूप और कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर से बना है और मैं क्राउच किया। जब मैं क्लोज गया थोड़ा कोल्ड फील हुआ। मैंने टच किया हाथ से, मैंने भी कोल्ड फील किया। उस मोमेंट में सोचा कि वेजिटेबल सूप यहाँ क्यों है, क्योंकि हीट में भी वो कोल्ड ब्रीथ दे सकता है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने सोचा कि अगर ये वेजिटेबल रिसेंटली फ्रिज से निकाला गया हो और फिर वाटर ड्रॉप्स गिरें तो ये कोल्ड फील होता। और मैंने प्रीवियस आंट के हाथ में कुछ नहीं देखा। उसके हाथ में वाटर ड्रॉप्स भी नहीं थे। उसके घर का डोर ओपन नहीं था। उसके घर का डोर आउटवर्ड खुलता है। ये शो करता है कि प्रीवियस आंट अभी घर आई थी। तो मैं डिड्यूस करता हूँ कि ये वेजिटेबल सूप फ्लोर पे प्रीवियस आंट के घर से नहीं है, क्योंकि वो नहीं है। मोस्ट लाइकली तुम्हारे घर के अक्रॉस द स्ट्रीट से है। मैंने बोला सिर्फ नियर बाय लोग ही वेजिटेबल फ्रिज से निकाल के ले जा सकते हैं और ड्रिपिंग वाटर ड्रॉप्स अभी भी थोड़ा कोल्ड फील करते हैं। ली चिंग ही ने क्लैप किया। तुम्हारी डिडक्शन बहुत गुड है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि किसी ने मेरे घर से वेजिटेबल्स लिए और वेजिटेबल सूप ड्रिप हुआ जाते वक्त। ये भी पॉसिबल है कि किसी ने फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रिज से प्रीवियस आंट के घर से निकाले और ड्रिप हुआ। तुम्हारे पास रीज़न नहीं है डायरेक्टली सस्पेक्ट करने का, है ना? मेरा एक्सप्रेशन काम था। हाँ, तुम्हारी बात पॉसिबल है, लेकिन ग्लास के दूसरी साइड एक वुमन हाई हील्स, हेयर अप, वाइट कोट के साथ डॉक्यूमेंट लेके आई। ये पुलिस डिपार्टमेंट की कॉरोनर सोपी है। इंटेरोगेशन रूम के डोर पे पहुंची, देखा ग्रुप ऑफ पुलिस ऑफिसर्स गैदर्ड इनसाइड और आउटसाइड है। वो साइलेंटली स्टेयर कर रहे थे। उसने सडनली फ्राउन किया। ओह! उसने जेंटली डॉक्यूमेंट शेक किया और यंग पुलिस ऑफिसर को टैप किया डोर पे। यंग पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली टर्न हुआ, सोपी को देखते ही स्माइल किया और बोला, कॉरोनर कैसे यहाँ आए? उसने डॉक्यूमेंट्स होल्ड किए। मैं ऑटोप्सी रिकॉर्ड्स लेके आई हूँ आपके कैप्टन के लिए। और यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रुप ऑलमोस्ट इंटेरोगेशन रूम फिल कर दिया, उसने बोला स्ट्रेंजली। उसने देखा कि साउसेन इस बिहेवियर को प्रिवेंट नहीं कर रहा। सोपी साउसेन को अच्छे से जानती थी। उसका टेम्पर एक्सप्लोसिव है। वो ईजिली टॉलरेट नहीं कर सकता वर्क आवर्स में अनलेस कुछ इंपॉर्टेंट हो अंदर। ये साउसेन का अटेंशन अट्रैक्ट किया और पुलिस ऑफिसर्स इग्नोर हो गए। डॉक्टर जो, तुम नहीं जानते? जोपी का फेस डार्क हुआ। अगर पता होता तुमसे पूछता क्या? यंग ऑफिसर ऑकवर्डली स्माइल किया। सॉरी, भूल गया। उसको बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। नॉर्मल है अगर नहीं जानता। अब इंटेरोगेशन रूम में मैसेंजर है जो केस का डिडक्शन कर रहा है। हम सब सुन रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। सोपी एक्सप्रेशन अनबिलीव का दिखाया। डॉक्टर सरप्राइज्ड। शुरू में जब पता चला हम भी सरप्राइज थे। एक कोरियर जो पैकेजेस डिलीवर नहीं करता और डिडक्शन स्टार्ट करता है। लेकिन जितना सुना अभी तक, मुझे लगता है कि अगर ये यंग मैन कुछ है वो ऑलरेडी डिड्यूस कर चुका है। कैसे सस्पेक्ट किया फॉर्मर बेबी सिटर के नेबर को और कंटिन्यू करने वाला है डिडक्शन। डॉक्टर जो सुनना चाहते हैं? यंग ऑफिसर पूछा। सूपी लाइटली स्नॉट किया। मेरे पास टाइम नहीं है, मूव असाइड। मैं अंदर जाके ऑटोप्सी रिपोर्ट कैप्टन को डिलीवर करना चाहती हूँ। यंग ऑफिसर कोल्डली बोला। स्टेप असाइड किया। उसको पता था ये कॉरोनर ईजी नहीं है डील करने में। जब अप्रोच किया सब पुलिस ऑफिसर्स मूव असाइड हुए। सोपी को साउसेन के साइड ले जाने के लिए उस वक्त इमीडिएटली ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं दी, बल्कि वो साउसेन के साइड खड़ी हुई, ग्लास के थ्रू इंटेरोगेशन रूम ऑब्जर्व करती रही साइलेंटली। मैं डॉक्टर जो को सुनने नहीं वाली थी। यंग ऑफिसर स्टंट हुआ ये सीन देख के, फिर हेड शेक किया हेल्पलेसली। विमेन हमेशा एक बोलती और दूसरा सोचती हैं। वेट, कैसे मैं पुश आउट हो गया? यंग ऑफिसर रोना चाहता था। स्पेस छोटा था, ऑलरेडी फुल। सोपी और अजीडा के साथ सेंस है कि कोई बाहर रहना चाहिए। इंटेरोगेशन रूम में ली चिंग ही अपनी ग्लासेस एडजस्ट करता है। बट क्या क्या और बोलने को है अपने बारे में? ऑफ कोर्स, कहा। ली चिंग ही कभी इमेजिन नहीं कर पाया कि उसका प्लान जो वो इम्पेकेबल मानता था, इतने फ्लॉज दिख गए मेरी आंखों के सामने। स्पॉट पे जहां फॉर्मर नैनी गिर गई, मैंने वेगली बोला वो पोजीशन में नहीं गिरी हेड ऑन एंटर करते वक्त, बल्कि जब बैरली डोर ओपन किया किसी ने इम्पेशेंट अटैक करके गिरा दिया। वो रूम के अंदर क्रश हो गया।